एंड मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए अध्याय नंबर 4 जिसका शीर्षक है गर्दिश के दिन। गुलशेर अहमद खान शानी इसके लेखक हैं। ये एक विधा के रूप में आत्मव्रत विधा के रूप में है और इसका भाग 1 हमने पढ़ा है। आज दूसरा भाग है वो पढ़ते हैं। एक भाग में हमने कुछ बातें वो पढ़ी थी जिसका संक्षेप में मैं बता देना चाहूँगी ताकि हम वापस से जुड़ सके, इससे आत्ममुहूर्त से जुड़ सके। जैसा कि लेखक गुलशेर अहमद खान शानी है, शानी जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो कहते हैं कि मैं किसी छोटे से कस्बे में रहता था, अमरूद का पेड़ था, एक औरत वहाँ बैठी रहती है अपना मुँह छिपाए हुए। मैं उससे जाकर मिलता हूँ तो वो उसकी माँ होती है जो आंसुओं से भरी उसका चेहरा है, वो रो रही होती है और उस पर उसके जो पिता थे उनका रोवेला गुस्से चेहरा उनके सामने आ जाता है। बहुत डरते थे मैं अपने अब्बा जान से, और कहते वो औरत भी डरती थी, लिहाजा हम एक दूसरे से लिपट कर खूब रोने लगती है। वह औरत कौन थी? मेरी माँ थी और एक हैसियतदार और रियासती पठान अमीर की छोटी बहू थी। बहुत बड़े खानदान से संबंध रखने वाले थे। ये अब्बा के हरम की दूसरी बेगम थी, एक ऐसी सलीके हयात जिसे बहुत जल्द वो शर्म से बाहर होना था। तो कहते एक ऐसी औरत थी, अपने एक ऐसी पत्नी थी कि जिसे उसके हरम से बहुत जल्दी बाहर होना था, क्योंकि दूसरी बेगम जो आ चुकी थी, एक ऐसी हसीना आ चुकी थी कि जिसके जाल में मेरे अब्बा जान वो पूरी तरह से फंस चुके थे। सालमान से गिरियोसुंदी नाम की शोक नदी की भी बात यहाँ करते हैं। अब वहाँ सरकारी अफसरों का आना जाना भी लगा रहता था। ऊंचे ताड़ के पेड़ थे, उसके सामने एक क्वार्टर था ऐसे। और कहते हैं कि वो हसीना हमारे घर में कोई 3 बरस तक रहती है। 3 बरस तक हमारा घर है वो समाज से कटा रहता है। कोई बिरादरी जैसे ऐसे लगता था मानो किसी को बिरादरी से बाहर कर दिया गया हो। और कहते हैं कि मैंने एक ऐसे ही, और हम माँ और बेटा है दोनों एक कमरे में बंद रहते थे और वहाँ की हर चाहे, और कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जान और वो हसीना एक कमरे में बंद होते थे तो उनकी चाहे अनचाही आवाज़ें हमारे कमरे तक आती रहती थी। हम एक ऐसी ही रात की तलाश है वक्त में जो झूठे ताड़ के पत्तों का शोर, चट्टानों पर पछाड़ खाती शंखनी नदी की आवाज़ और रेतीले कगारों के टूटते छपाके कई गुना डरावनी होकर मेरे भीतर गहरे में बैठ गए। तो कहते हैं कि हर रात ऐसी आती थी, डरावनी रातें आती थी हमारे लिए। और कहते हैं कि एक वाकया कहते हैं अपने जीवन का कि हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया जाता था कि मैं अनपढ़ न रह जाऊँ, इसलिए नहीं कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ, कोई बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन सकूँ, इसलिए मुझे नहीं पढ़ाया गया था, बल्कि मुझे इसलिए पढ़ाया जाता था कि कहीं मैं अनपढ़ न रह जाऊँ। और हाई स्कूल की एक क्लास होती है, वहाँ पर शिक्षा विभाग के बड़े अफसर आते हैं, जात निरीक्षण करते हैं, प्रत्येक बच्चे से सवाल पूछे जाते हैं, नाम पूछा जाता है, पिता का नाम पूछा जाता है, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, इस तरह के सवाल। जब इनकी बारी आई है होती है शानी जी की, तब पूछा जाता है नहीं तो इन्हें कहता है कि मुझे पता नहीं, और पूरी क्लास है वो इन पर जोर जोर से हंसने लगती है, उपहास उठाने लगते हैं कि देखिए महाशय को ये भी नहीं पता है कि ये करना क्या चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पढ़ लिख कर वो क्या बनना चाहते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि आज भी वो मिला जुला 40 लड़कों का एक मिला जुला जो ठाका था वो मेरी क्लास की छत से टकराकर मेरे भीतर तक उतर गया था, अंदर तक बैठ गया था मेरे। यह आवाज़ इतने वर्षों बाद आज भी मेरे भीतर है वो वाकई, और वो क्लास की जो ठाकुर की आवाज़ थी आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई है। बात है वो आई भी हो जाती है, चली जाती है। अब दूसरा वाक्य आता है कि वह पटरे पर बैठी थी, मेहंदी रची हथेलियों में अपना मुँह छिपाए और अपने ही उठे हुए घुटनों पर झुककर दोहरी होती हुई लड़की जैसे शर्म के मारे धनुषाकार हो गई या बिल्कुल दुल्हन जैसी गठरी बन गई। वर्णन करते हैं कि पटरे पर बैठी किसी महिला की मेहंदी उसने आंखों में लगाई हुई है, अपने सर को अपने घुटनों में रखा है, धनुष आकार बना रखा है। मेरी छाती धोखनी की तरह, धोखनी होता है आग में जो हवा दी जाती है, धोखनी की तरह उठ बैठ रही थी, धड़कन बढ़ रही थी, धड़कनें तेज थी, थके हुए घुटने कांप रहे थे और आवाज़ गले में सुस्त हो रही थी। ऐसा अपना वर्णन करते हैं वो। मैंने उस संबोधन से उसे पुकारा था जो अब हमारे बीच केवल रस्मन या आदतन रह गया था। तो कहते जिस संबोधन से मैंने उसे पुकारा था उसका कोई महत्व नहीं था, वो एक आदतन कह दीजिए या एक रस्मन कह दीजिए, जिसका कोई मतलब नहीं होता था। उस संबोधन से मैंने उसे पुकारा लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है। वो उसी तरह से मुँह छिपाई बैठी हुई, नहीं बोली, फिर पुकारा, फिर मैं नहीं बोली तो मैंने उसका सिर उठाया और हथेली में छिपे हुए उसके शर्मसार चेहरे को धीरे धीरे खोला। देखा कि पीठ की ओर
ढलती हुई गर्दन पर खिला हुआ उसका चेहरा फूल साज लिए फूल के समान कोमल हो रहा है, और बंद पकोटे धीरे धीरे बंद पकोटे मतलब होठ है वो धीरे धीरे कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। मैं वहाँ से चला आया। यह मेरी प्रेमिका थी। तो कहते हैं वो कौन थी? ये लड़की जो कौन थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, प्रेमिका थी इनकी। मुझसे उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी और एक विवाहिता स्त्री थी जिसका पति भी था और बच्चा भी, और हमारा रिश्ता सामाजिक दृष्टि से इतना वर्चनापूर्ण था कि इसमें संबंधों की वैसी परिणति और अनैतिक थी। और कहते हैं कि जो मेरी प्रेमिका थी वो क्या थी, शादीशुदा थी, उसके 5 वर्ष का एक बेटा भी था। और कहते हैं मुझसे उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी और विवाहिता स्त्री थी जिसका पति भी था और एक बच्चा भी था, और हमारा रिश्ता वो समाज की दृष्टि से पूरी तरह से गैर कानूनी था। संबंधों की वैसी परिणति और अनैतिक भी थी मेरे लिए, और भी क्योंकि मैं तब अच्छा और नेक लड़का था, 100% मजहबी और जन्नती। मैं एक अच्छे लड़के के रूप में जाना था, मेरी अच्छी छवि थी, अच्छी पहचान थी। कहते मेरे लिए तो और ही अनैतिक बात थी ये। मैं नहीं जानता था कि यह परिणति ही उस प्रेम का अंत है। फिर अंत प्रेम का ही नहीं हुआ और भी बहुत ही नाजुक, खूबसूरत और इंद्रधनुषी लगने वाले भ्रमपूर्ण डोरों का भी हुआ। उन सब डोरों का जिन्होंने मेरे सारे व्यक्तित्व को रेशमी गिलाफ सा पहना रखा था। और कहते हैं कि हमारा जो रिश्ता था, हम जानते थे कि समाज की दृष्टि से अनैतिक है और इस रिश्ते का है वो अंत भी होता है। उसकी परिणति उस प्रेम का अंत थी। ऐसा रिश्ता उसका अंत भी ऐसा ही था। फिर अंत कितना प्रेम का ही नहीं हुआ। और कहते हैं अंत जो हमारे बीच में जो प्रेम संबंध था उसका ही नहीं हुआ, बल्कि बहुत सी नाजुक और खूबसूरत और इंद्रधनुषी लगने वाले जो भ्रम मैंने पाल रखे थे उन सब डोरों का भी हो गया। जो धागे मेरे बन गए थे उन धागों का भी हो चुका था। यह पहला और जबरदस्त मोह भंग था मेरा। यह स्वीकार करना आसान नहीं था कि जो किताबों में है जिंदगी उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है, मतलब बिल्कुल विपरीत है। जो हम किताबों में पढ़ते हैं ऐसी कहानियाँ, ऐसी प्रेम में कहानियाँ पढ़ते हैं, नायक नायिका का मिलन हो जाता है, लेकिन कहते हैं जिंदगी इसकी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। और जिंदगी है उसका किताबों में दूर दूर तक कहीं नहीं पता। जिंदगी की जो सच्चाई है, यथार्थता है, वो किताबों से उसे कोई लेना देना नहीं है। जो किताबों में लिखी बातें उससे कहीं अलग होती है जिंदगी। दरअसल मेरी अकेली यात्रा का तलाश का आरंभिक बिंदु यही था। तो कहते हैं कि जो मेरी अकेली यात्रा, जीवन की जो अकेली यात्रा थी, उसकी तलाश का ये आरंभिक बिंदु था कि जो कोई है जो मेरे से जुड़ा था। क्योंकि जब आप सबके साथ होते हैं तो अपने साथ नहीं होते, और जिस दिन आप अपने साथ हो लेते हैं बाकी सबसे कट जाते हैं। जीवन की सच्चाई है। जब हम सभी के साथ, हमारे साथ देने वाले बहुत सारे होते हैं, तो हम अपने आप के साथ नहीं होते हैं, उन्हीं में खोए रहते हैं। और जब जिंदगी में हम अपने साथ होते हैं उस दिन ये नाते रिश्ते हैं सबसे कट जाते हैं, सबसे दूर हो जाते हैं। इसी अपराध, भार, अकेलेपन, अंतर्द्वंद, संदेह और तलाश से मैंने चुपचाप कलम उठा ली और किसी को कानों का पता नहीं किया। और कह रहे हैं कि मेरे लिखने का दौर है वो कैसे शुरू हुआ, इस जीवन की यात्रा पर मैं कैसे चला, इसे लेखन के पथ पर मैं कैसे चला। तो कहते हैं इसी अकेलेपन, इसी अपराध, इसी भार के कारण, अंतर्द्वंद, मतभेद, संदेह, इसी के कारण मैंने सबसे हटकर चुपचाप है मैंने कलम उठा ली, इसी को अपनी संगिनी है वो बना लिया। दूसरा अध्याय था मैं लेखक बन गया क्योंकि ये मेरी नियति थी, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। मैं और कुछ हो ही नहीं सकता था, लेखक के अलावा मैं कुछ और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अतिरिक्त तनाव, दबाव, हीन भावनाओं और अनेक ग्रंथियों का शिकार शायद ऐसी हर एक मंडवे की तलाश में था जिससे मैं अपने आप को छुपा सकूं। तो कहते हैं कि मेरे जीवन में अतिरिक्त तनाव भरा माहौल रहा है, बहुत अधिक दबाव रहा है, हीन भावना को मैंने है वो सहा है, अनेक ग्रंथियों का मैं शिकार हुआ हूँ। तो कहते हैं मेरे लिए बस यही एकमात्र अपने मन को सांत्वना देने का विकल्प रह गया था कि मैं अपने मन के भाव है वो लेखनी के माध्यम से व्यक्त करूं, जिससे मैं अपने आप को छुपा सकूं। लेकिन मेरे लिए वैसा ही सरल था। तो कहते मैं एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जिसमें मैं अपने आप को छुपा सकूं, और कहते लेखन ही मेरे लिए एक ऐसा उपाय है वो मुझे मिला। लेकिन ही मेरे लिए ऐसा इस शरण स्थल के रूप में मेरे सामने आया। मेरे सामने न तो कोई सामाजिक उद्देश्य था और न किसी प्रकार की प्रतिबद्धता थी। तो ऐसा भी नहीं था कि मैंने लेखन कार्य किसी समाज की उद्देश्य को लेकर लिखा हो, या मेरे सामने ऐसा कोई प्रतिबद्धता हो जिसके कारण मैंने लेखन, मैं किसी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलनों से भी परिचित नहीं था, और न किसी सामाजिक अन्याय ने ही मुझे लेखन की ओर प्रेरित किया। और कहते न मेरे साथ कोई ऐसा समाज का अन्याय
जिसके कारण मैं लिखने की ओर प्रवृत्त हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। लिखना मेरे लिए नितांत व्यक्तिगत था, बिल्कुल अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखना था। निजी और गोपनीय यंत्रणाओं से मुक्ति। कहते ऐसी कुछ यंत्रणाएं जो मेरे मन को हर समय कचोटती रहती थी, ऐसी यंत्रणाओं से मुझे मुक्ति के लिए मैंने लिखा। और कुछ तंग करने वाले प्रश्न, और कहते मेरे मन में जो कुछ परेशान करते थे प्रश्न, ऐसे प्रश्नों ने मुझे लेखन की ओर वो प्रवृत्त किया। कहते उन प्रश्नों से मुझे जूझने का माध्यम जो मिला था वो लेखन था। और आज भी है मेरे मन में ऐसे जूझने वाले प्रश्न आज भी है, जिनका उत्तर है वो मैं लिख कर ही पाता हूँ। मेरी रचनाएं इलाहाबाद और बनारस के कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपने लगी। तो कहते मेरी रचनाएं धीरे धीरे जो मैं लिखता था, इलाहाबाद और बनारस की कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाएं उनमें छपने लगती है। कुछ प्रशंसाएं भी मुझे मिलती है, पत्र आने भी लगे थे। मुझे हल्के से अपनी विशिष्टता का एहसास होने लगा था कि वास्तव में मैं भी विशिष्ट हूँ। यह अच्छा और बुरा दोनों भी था, और मेरा जो अनुभव है वो अच्छा भी था और बुरा भी था, क्योंकि जहाँ इतने रहे सहे एक आध दोस्तों से काटकर सारे कश्मीर में मुझे अकेला कर दिया था। तो कहते हैं कि मेरे लिए अच्छा भी था बुरा था, क्योंकि कुछ एक आध मेरे दोस्त थे, उनसे भी मैं कट गया था इस लेखन के कारण, उनसे भी दूर रहने लगा था। यही वह अवसर भी था कि मैं अपनी छोटी सी दुनिया गढ़कर उसमें डूब जाऊं, और मेरे लिए एक अवसर भी था कि मैं अपनी एक अलग छोटी सी दुनिया बनाऊं, और जिसमें मैं अपने आप को है वो भिगो कर रखूं, डुबो कर रखूं, अपने आप को व्यस्त रखूं। ऐसी मैं दुनिया, वह दुनिया थी मेरा छोटा सा कमरा, जिसमें कभी कभी सिर्फ धनंजय वर्मा आया करते थे। जिस जगह की कोई सांस्कृतिक परंपरा ना, वहाँ साहित्यकार तो साहित्यकार, ढंग का साहित्य भी ना आता हो, वहाँ गुटरगु एक ही रियासती लाइब्रेरी हो, और उसमें भी बाबा आदम के जमाने की अनपढ़ी किताबें भरी हो, वहाँ आदमी लेखक बने भले बन जाए। साहित्यकार होने का सपना कितना दुखदायी है वो हो सकता है। तो कहते हैं कि मैं अब साहित्यकार बनने का जो सपना, कहते वो कैसे पूरा हो सकता था, जिस जगह की कोई सांस्कृतिक परंपरा ही नहीं थी। जिस जगह पे मैं रहता था कोई सांस्कृतिक परंपरा नहीं थी, जहाँ साहित्यकार तो क्या साहित्यकार, ढंग का साहित्य भी ना आता हो, एक ढंग का साहित्य भी जहाँ नहीं हो, वही आदम के ज़माने की कुछ किताबें रखी हुई हो, जिसे अनपढ़ी किताबें, जिसे किसी ने नहीं पढ़ा हो, वहाँ आदमी लेखक भले बन जाए, साहित्यकार बनना बड़ा दुखवादी हो सकता है। इसे कम लोग हैं वो समझ पाएंगे मेरी इस बात को, खासकर मेरे जैसे आदमी के लिए जो हाई स्कूल के बाद एक सहकारी संस्था में किरानीगिरी या क्लर्की कर रहा था, और जिसने किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय का अहाता भी नहीं देखा था। और कहते हैं मेरी इस बात को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपना पढ़ाई है वो जैसे तैसे पूरी की हो, हाई स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी की हो, फिर एक सहकारी संस्था में किरानागिरी का कार्य करता है, क्लर्की का कार्य करता है, और फिर उन सभी में जिसने किसी कॉलेज और विश्वविद्यालय का मुंह तक नहीं देखा हो, कोई व्यक्ति मेरे इस मन की बात को समझ सकता है कि ऐसे में लेखक तो बना जा सकता है, एक बड़ा साहित्यकार है वो कैसे बन सकते थे। मुझे उन सब दोस्तों से ईर्ष्या थी जो मुझे कस्बे में छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए बाहर चले गए थे, बड़े शहरों में चले गए थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। धनंजय भी उनमें से एक था। तब मुझे एहसास भी नहीं था कि अनजाने में एक दौड़ में शामिल हो गया हूँ, एक ऐसी साहित्यिक दौड़ में जिसमें इलाहाबाद, बनारस, आगरा और दिल्ली जैसे शहरों से मुझे 10 गुना सक्षम, समर्थ और साधन संपन्न लोग भाग ले रहे हैं। तो कहते हैं मैं अचानक से ही, ऐसा मैंने कुछ कभी सोचा नहीं था कि मैं एक बहुत बड़ा लेखक बन जाऊंगा, एक साहित्यकार बन जाऊंगा। तो कहते हैं ऐसे ही मैं इस दौड़ में है वो अनजाने में ही शामिल हो गया था, और एक ऐसी दौड़ में जिसमें इलाहाबाद है, बनारस है, मद्रास है, दिल्ली है, बड़े बड़े शहरों के प्रतिष्ठित लोग, संपन्न लोग, मेरे से 10 गुना सक्षम, बहुत अधिक जानकार लोग, साधन संपन्न लोग हैं वो इसमें भाग ले रहे थे। ऐसी दौड़ में मैं शामिल हो चुका था। मेरी स्थिति एक ऐसी प्रतियोगी की तरह थी जो दौड़ने के लिए तैयार खड़े साथियों की अपेक्षा 10 फुट नीचे गड्ढे में खड़ा था। तो कह रहे इस समय जब मैंने अपना लेखन शुरू किया था तो मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं जिस दौड़ में शामिल हुआ हूँ, जो मेरे प्रतियोगी है दौड़ने वाले, उससे मैं कितना पीछे हूँ, 10 फुट नीचे गहरे गड्ढे में खड़ा हूँ। लिहाजा मेरी आधी शक्ति तो ऊपर आने की कोशिश में जाया हो जाया करती थी। इसलिए मेरे जो लेखन का जो मैं मानस बनाता था तो यही सोचने में मेरी आधी शक्ति तो चले जाती थी कि क्या मैं उनके मुकाबले में एक अच्छा लेखक है वो साबित हो पाऊंगा या नहीं, उस दौड़ में बराबर उनके साथ है वो दौड़ पाऊंगा कि नहीं। आधी शक्ति तो मेरी इसी में ही हो जाती थी। इलाहाबाद की यात्रा की एक ऐसी कोशिश थी।
स्कूल के ज़माने से ही मैंने प्रेमचंद, यशपाल, अमृता नागर, जैनेन्द्र और अज्ञे वगैरह को पढ़ रखा था। अज्ञे हम सभी पढ़ते हैं स्कूल समय में, आपने भी पढ़े हैं इनके बारे में। कुछ बाद में उपेंद्रनाथ अगस्त्य के उपन्यास भी मैंने पढ़े। आज मुझे हैरानी होती है कि अगस्त्य के उपन्यास गिरती दीवारें और गर्म रात पढ़कर मैं कैसे अभिभूत हो गया था, कैसे मैं भावुक हो गया था। अपनी कच्ची जहनियत और अपरिपक्वता के कारण अज्ञे, जैनेन्द्र, यशपाल तो मेरी समझ के बाहर थे, या फिर शायद अगस्त्य के स्थायी ऋणात्मक वाले कलाहीन और स्किन डीप उपन्यास मेरी तत्कालीन मानसिकता और सूझबूझ के निकट पढ़ते थे। तो कहते हैं कि जो बड़े बड़े लेखक थे, जैनेन्द्र, यशपाल, ये तो सब मेरी समझ से बाहर थे, लेकिन न जाने पता नहीं कैसे अगस्त्य है उनके उपन्यासों का मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ा। जो अगस्त्य जी से पत्राचार, मेरी इलाहाबाद यात्रा, अगस्त्य जी से भेंट, उनकी बहुचर्चित जिंदादिनी और इलाहाबाद में कुछ बड़े लेखकों के साथ गुजारे हुए दिनों का अनुभव अब सब लंबी चर्चा का विषय है और यह अप्रासंगिक है। उनका वर्णन में क्या करूँ, यहाँ प्रसंग नहीं है। मैं लौटा तो मेरे नाखूनों में भरी हुई मिट्टी काफी उतर चुकी थी। उन दिनों भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन से निकलने वाली कहानी की बड़ी धूम थी। कई दृष्टियों से वह पत्रिका ऐसी थी जो उनमें सारे साहित्यिक जगत का ध्यान खींच कर रखा था। तो कहते हैं भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में निकलने वाली कहानी नाम से पत्रिका थी, बड़ी धूम मची हुई थी, बहुत प्रसिद्ध थी उस समय। कहानी में कई ऐसे ऐतिहासिक विशेषांक भी निकले थे और सौभाग्यवश मेरी पहली कहानी के ऐसे ही विशेषांक में छपी थी। तब कहानी में एक बार भी सपना हिंदी जगत में परिचय के लिए काफी था। अब कहते हैं कि कहानी में एक बार भी छपना, कहानी जो पत्रिका बड़ी प्रसिद्ध थी उस समय की, उसमें एक बार भी मेरी कहानी छपना तो मेरी प्रसिद्धि का कारण था। हिंदी साहित्य जगत में मेरे परिचय के लिए काफी था। मैं गुमनामी की जिंदगी से बाहर आ रहा था, जो मेरी जिंदगी गुमनाम थी इस समय तक। अब मैं उससे बाहर निकलने लगा था, मेरा भी कुछ नाम है वो लोग जानने लगे थे। तभी नीलाभ प्रकाशन से मेरा पहला कहानी संग्रह बबूल की छाँव छपकर आया और सहसा मैं साहिबी किताब बन गया। और कहते हैं कि जो नीलाभ प्रकाशन जो हुआ उसमें मेरा पहले कहानी संग्रह बबूल की छाँव छपकर आता है और उससे मुझे एक नई पहचान है वो मिलती है। आज सोचता हूँ तो लगता है कि जिन अष्ट संसर्ग को मैं जिंदगी की सुखद और सौभाग्यपूर्ण घटना समझ आता है, मेरी साहित्यिक जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इस भूल का खामियाजा मुझे बहुत दिनों तक भरना पड़ा था। तब मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि अगस्त्य की अधिकांश बातों को लोग बिल्कुल गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, उनकी साहित्यिक राय तक को भी नहीं, जिसके पुथन्ने छाप कर वे आए दिन फैलाते रहते थे। तो कहते हैं अगस्त्य जी की अधिकांश बातों को लोग वो महत्व ही नहीं देते थे। मुझे आज पता चला है साहित्यिक राय तक नहीं ली जाती थी उनकी। हालांकि यह हकीकत मेरे सामने इलाहाबाद की दूसरी यात्रा में खुलकर सामने आती है, लेकिन ये तथ्य बहुत बाद में उजागर हुआ कि समसामयिक राजनीति में निक्सन की तरह अगस्त्य ऐसे ही व्यक्ति का नाम है जो साहित्य जगत का सबसे दिलचस्प करुण चरित्र है। तो कहते हैं कि मुझे ये बाद में पता चला दूसरी यात्रा में, इलाहाबाद की जब मैंने दूसरी यात्रा की तब मुझे पता चला कि यह उजागर हुआ कि समसामयिक राजनीति में, समसामयिक जो राजनीति उसमें निक्सन का क्या स्थान है। निक्सन की तरह ही अगस्त्य जी है एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो साहित्य जगत में बड़ा ही दिलचस्प व्यक्ति है और एक करुण चरित्र के रूप में है। यह बात भी बहुत दिनों तक समझ में आई कि अगस्त्य किसी नए लेखक से उनके लिए नहीं अपने लिए मिलते हैं। और ये कहते मेरे बात ये बहुत दिनों बाद में समझ में आई कि अगस्त्य जिस भी नए लेखक से मिलते थे तो उनके लिए नहीं मिलते थे बल्कि अपने लिए मिलते थे। और यदि वह किसी के लिए कुछ कहते या करते तो उनके केंद्र बिंदु विवशों में होते थे। अगर वो किसी नए लेखक के लिए है वो कुछ करते या कुछ कहते हैं तो उसके केंद्र बिंदु में अपना ही कुछ है वो छिपा रहता था। अगस्त्य की तकलीफ यह है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द क्यों नहीं घूम रही है और मेरी तकलीफ यह है कि अपने लेखक के संघर्ष का मासूम और आरंभिक समय अगस्त्य से संबंध करके मैंने साहित्य जगत में अपनी व्यक्तिगत तस्वीर रखी जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ और जिसे मिटाने में मुझे बरसों लगे। तो कहते हैं कि अगस्त्य की तकलीफ तो ये है कि वो सोचते हैं कि दुनिया मेरे आसपास क्यों नहीं घूमती है, मेरे इर्द गिर्द ही क्यों नहीं घूमती है, मुझे ही क्यों नहीं जानती है। और मेरी तकलीफ ये है, मेरा लेखकीय संघर्ष है वो क्या है, लेकिन उसका मासूम आरंभिक समय अगस्त्य से संबंध करके मैंने साहित्य जगत में अगस्त्य से संबंधित होकर मैंने अपने साहित्य जगत में है वह अपनी व्यक्तिगत जो तस्वीर प्रस्तुत की उससे मैं बिल्कुल अलग हूँ। और जिसे व्यक्तिगत छाप जो मैंने अगस्त्य के समय में रहकर अगस्त्य से संबंधित रहकर अपने साहित्य जगत में बनाई थी उस छाप
शौक को मिटाने में मुझे बरसों लग गए। कहीं कोई एक स्पष्ट कारण नहीं होता, लेकिन कुछ यादों के साथ ही भीतर कहीं अचानक रक्तपात होता है। ग्वालियर की याद मेरे लिए ऐसी ही थी। तो कहते हैं यह कोई एक स्पष्ट कारण नहीं होता, लेकिन कुछ याद ऐसी है जीवन में कि भीतर ही भीतर अचानक से रक्त बहने लगता है, खून बहने लगता है। और ग्वालियर की कुछ याद है वो मेरे लिए ऐसी है जिसे याद करके मेरा मन है वो भीतर ही भीतर है वो दुखी होने लगता है, भीतर ही भीतर उसमें रक्तपात है वो होने लगता है। तो हम जो ग्वालियर की यात्रा है इसके बारे में है वो हमें कल की कक्षा में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि जो भीतर ही भीतर है उनके कहीं भीतर अचानक से रक्तपात है वो होने लगता है। ग्वालियर की यात्रा के साथ कल की कक्षा में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।